शिष्या आचार्य चूड़ामणि बैठे थे। उनके मुख पर कुछ ऐसी ऐंठन थी जो मेरे लिए नितांत परिचित थी। ऐसी ऐंठन क्रोध और पीड़ा के मिश्रण से उनके मुख पर कई दफा आ जाया करती थी। आचार्य चूड़ामणि की गणना जीवन में सफल, संपूर्ण और सुखी व्यक्तियों में की जानी चाहिए, ऐसी मेरी धारणा। ये गुरुदेव, आपका शिष्य जनार्दन जोशी आपकी सेवा में उपस्थित है। अरे तुम आ गए बेटा जी। तुम मेरे हमेशा ही सबसे निकट रहे हो जनार्दन, इसलिए तुम्हें बुला भेजा। गुरुदेव, ये संसार असार है और ये शरीर नश्वर है। हाँ वही पढ़ा जनार्दन, लेकिन अब मेरी उम्र ही क्या हुई है, कुल मिलाकर बस 75 वर्ष। सोच रहा था कि सन्यास का कुछ रस लूं, लेकिन अब मृत्यु सर पर आ गई है। गुरुदेव, दिल छोटा मत कीजिए, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वहाँ अलमारी में मेरे कुछ कागज रखे हैं, उनमें मेरी वसीयत है, उसे तुम निकाल लेना। उसकी रजिस्ट्री कल घर पर करा चुका हूँ। क्या गुरुदेव, पानी लो। गुरुदेव क्या पानी? पानी गौसलप्पा, चूड़ामणि पानी। रुकिए गुरुदेव, पानी ला। गौसलप्पा, चूड़ामणि पानी। गुरुदेव त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव उधर आचार्य के प्राण महायात्रा पर निकल पड़े। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दसवें के दिन घर शुद्ध होते ही मैं आचार्य की वसीयत लेकर उनके घर पहुंचा। नीचे वाले कमरे में सभी परिवार वाले तथा सगे संबंधी एकत्रित हुए थे। एक तरफ स्त्रियां तो दूसरी तरफ पुरुष बैठे थे। सामने आचार्य की पत्नी यशोदा देवी, लालमणि की पत्नी नीरजा मिश्र और नीलमणि की पत्नी मधुरिमा मिश्र, और मेरे इस तरफ उनके दो बेटे लालमणि और नीलमणि, और अगर कोई तीसरा होता तो स्वाभाविक रूप से उसका नाम कालमणि होता। उनके 3 दामाद ज्ञानेंद्रनाथ पाठक और जय नारायण तिवारी, उनके 3 भतीजे जगतपति, लोकपति, विपति, और इधर कौशलप्पा सबको पानी देते। रुका! हमारा नाम काहे नहीं लिया? माफ कीजिएगा। आज उनके तीसरे दामाद शिव नारायण पांडे जी। शिवनारायण पांडे नहीं, सही बोल गया, संजीवन पांडे। संजीवन पांडे। अब मैं वसीयत पढ़ना आरंभ किया। 2 अनुच्छेदों में लोगों को खास दिलचस्पी थी नहीं, क्योंकि वह तो सब हो चुका था। इसलिए अब मैं आया तीसरे अनुच्छेद पर। मैं चूड़ामणि मिश्र यह आदेश देता हूं कि मेरा देह संस्कार करने वाले व्यक्ति की पत्नी सूतक हट जाने के बाद 6 महीने तक प्रति सुबह स्नान करके 11 ब्राह्मण की रसोई अपने हाथ से बनाकर उन्हें भोजन कराए। क्या बोले? जाड़े की ठंड में सुबह सुबह स्नान करके 11 ब्राह्मणों का भोजन बनाओ?
इस बुढ़े की सनक पर मैं अपनी जान नहीं दे सकती। यदि स्त्री से इनकार करती है तो यह काम मैं दूसरी बहू को देता हूँ और इसके लिए 50,000 रुपए निश्चित करता हूँ। पिताजी का आदेश एक बात तो है मेरे लिए, अगर जीजी नहीं करती तो ना सही, मैं तो उनकी इच्छा की पूर्ति करूंगी। हाँ, बड़ी आई इच्छा पूर्ति करने वाली। जीवन में कभी भोजन बनाया है जो आज बनाओगी? लखनऊ में तो नौकरों से बनवाती हो, यहाँ क्या खाक बनाओगी? और मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी 5-6 की रसोई बनाती हूँ, क्या रखी और बना लूंगी? सिर्फ 6 महीनों की तो बात है। और जोशी जी, क्या कहीं ऐसा लिखा है कि गर्म पानी से स्नान नहीं किया जा सकता? ये तो लिखना भूल गए शायद वो। फिर मुझे मंजूर है। तो चौथा अनुच्छेद थोड़ी मंजूर है। सुन तो लो। तो चौथा अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है, मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी पत्नी जशोदा देवी से जीवन भर परेशान रहा हूं। अत्यंत आलसी, चटोरी और लापरवाह स्त्री है ये। मैंने तो दाल भात और सत्तू खाकर अपना सारा जीवन बिता दिया, लेकिन ये हरामजादी मेरे पीठ पीछे रबड़ी मलाई और मिठाई खाती रही। आए राम, ये सब लिखा है बोलवे ने मेरे बारे में। अरे इसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। घर वालों को सता कर जमा जाता इकट्ठा करता रहा, और ये सब लिखा है मेरे बारे में। भगवान। अम्मा, तो पिताजी को गालियां बकना बंद करो। वसीयत जी आप जोशी जी आप वसीयत पढ़िए। मेरी मृत्यु के बाद मेरी मृत्यु के बाद इसको मेरे पुत्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो अपनी पत्नियों के गुलाम हैं। ये मेरी पुत्र वधू है, इसे भूखे मार देंगे और इसकी बिगड़ी हुई आदतों के कारण इसे भयानक कष्ट होगा। इसलिए मैं जशोदा के नाम 2 लाख रुपए छोड़ता हूँ, जिसके ब्याज पर यह मजे में जिंदा रह सकती है। आप स्वर्ग में जाएंगे लालन के पिता, स्वर्ग में। तो पांचवा अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है, मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी पुत्री सरस्वती के पति ज्ञानेंद्रनाथ पाठक से अत्यधिक खिन्न हूं। एक हफ्ता पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी कि ज्ञानेंद्रनाथ पाठक के विरुद्ध 3.5 लाख रुपए की गबन की इंक्वायरी की मांग उठाई असेंबली में। ये तो सरकारी आंकड़ा है, असली गबन 5 लाख का किया था। ये क्या कह रहे हो, सही बोल रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि ज्ञानेंद्रनाथ पाठक बेईमान और रिश्वतखोर है। ये बुड्ढा हमेशा उस पर शक करता रहा और मरने से पहले तो पागल भी हो चुका था। चलो यहाँ से, मुझे नहीं रुकना यहाँ पर। जा खा रहे हो, पहले पूरी बात तो सुन लो, वरना खाओ एक जूते की। जोशी जी आप वसीयत पढ़िए। और अगर ज्ञानेंद्रनाथ पाठक पर इंक्वायरी बैठ गई तो बहुत संभव है इसकी नौकरी जा सकती है, इसे शायद सजा भी हो जाए। इस सब में इसकी पाप की कमाई भी नष्ट हो सकती है। इसलिए मैं सरस्वती के लिए 1 लाख रुपए छोड़ता हूँ। जाइए आप। नहीं सुन छठवां अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है, मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी दूसरी लड़की सावित्री से हमेशा ही संतुष्ट रहा। अत्यंत सुशील और विनम्र रही है ये। भगवान की भी इस पर कृपा है। इसके पति जयनारायण तिवारी का ऊंचा कारोबार है, आटे की मिल, तेल की मिल, अरे वो शक्कर की मिल भी खोल रहा है। सावित्री और जयनारायण को मेरा शत आशीर्वाद। अरे भाई, वसीयत के अनुसार कुछ मिलेगा भी या नहीं? तुम्हारे लिए सिर्फ आशीर्वाद। पिताजी हमेशा हम लोगों से जलते रहे, हमारी संपत्ति का बखान करते रहे। अरे इन्हें क्या पता, हमें इस साल 2 लाख का घाटा हुआ है। अरे घाटा बात हमें हुआ है, तो बुढ़ा कैसे पूरा करेगा? रो बीमारी, बीमारी। जो भी तुम्हारा नाम हो, पिताजी के नाम से आप मत बात करना। जाओ अपने मजदूर और इन्वेस्टरों से ऐसी बात करो। पिताजी के लिए करे ना, देंगे अपने हाथ से तुम्हारे गाल पे चुम्मी, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। ऐसे कैसे मुंह तोड़ोगे? हमने क्या चूड़ियां पहनी है? तो छोटे ने चूड़ियां पहनी है, बाल छोटे में नहीं करे किसी को गाली देता है। कृपया आप लोग लड़िए झगड़िए मत। वसीयत अभी समाप्त नहीं हुई है।
सातवां अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी छोटी लड़की सौदामिनी का मुंह तक नहीं देखना चाहता। यह मेरे नाम को कलंकित कर रही है। बाल कटे हुए अंग्रेजी में बात करती है। मुझे बताया कि कभी कभी सिगरेट और शराब भी पी लेती है। और भी क्लासिक माइंड्स। ये सब कुंवर जीजाजी की हरकत है। वो पिताजी के ईयर भरते रहे तभी उन्होंने मुझे घर नहीं बुलाया। बे हरामजादे, घर पे आके स्पॉट विस्की मटन मच्छी मांगता है, पीठ पीछे हमारी बुराई करता है। और तू कहाँ? राजा दामादों के बेटे का मानता है। इस पवित्र अवसर पर आप लोगों से लड़ना झगड़ना शोभा नहीं देता। इसे आचार्य ज्ञान कलेश होगा। कृपया आप लोग लड़िए झगड़िए मत। बस ये तभी समाप्त नहीं हुई है। आठवां अनुच्छेद अभी भी बाकी है। लेकिन इस समय मुझे लगता है मुझसे सौदामिनी के प्रति अन्याय हो गया। एक पतिव्रता स्त्री को जो करना चाहिए वही सब कर रही है। और मैं संजीवन पांडे को भी दोष नहीं दे सकता। फौज में बड़ा अफसर है। चीन की फौज से लड़ा, पाकिस्तान की फौज से लड़ा, अफगानिस्तान की फौज से लड़ा और यहाँ तक कि नेपाल की फौज से भी लड़ बैठा और अभी भी जीवित है। इसलिए मृत्यु की छाया इसके सिर पर मंडराती ही रहती है। और इसलिए वह खुलकर मांस मदिरा का सेवन करता है, खुले हाथ खर्च करता है, पास में पैसा नहीं। और इसके बच्चों को भीख मांगने की नौबत ना आए इसलिए मैं 1.5 लाख रुपए का व्यवस्था करता हूं। आठवां अनुच्छेद उनके भतीजों के बारे में, तो कृपया उन्हें बुलाइएगा। अरे आ जाओ मेरे संस्कारी बच्चों। आठवां अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे जगतपति मिश्र रियाज ज्योतिषी के कष्टों से भली भांति परिचित हूं। इसके पास कोई बैठक नहीं है, इसलिए ग्राहक इसके यहाँ नहीं फंसता। इसे घुमा फिराकर ग्राहकों को फंसाना पड़ता है। इसके बावजूद अपने झूठ और आडंबर के अपना पेशा नहीं चला पा रहा। अपने संकट मोचन के मकान का ऊपरी खंड मैं जगतपति मिश्र को देता हूँ और 1000 रुपयों का रकम निश्चित करता हूँ। बस 1000 रुपए कर लिए। अरे ओ द्रौपदी, जो भी कर वो छोड़ो। अरे हाँ, जो भी हो। एक काम करो, जाओ अपनी औकात बढ़ा के आओ, फिर ले चलेंगे तुम्हें लखनऊ। वहाँ बहुत इज्जत है तुम जैसे ज्योतिषी होगी। अरे वाह, ऐसे ही समाप्त नहीं हुई है ना, तो पढ़ो ना। मना किया था ना। यार, पढ़ो। नौवां अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे विपत्ति मिश्र से अत्यंत संतुष्ट हूँ। हाई स्कूल पास होने के बाद ही वह राजनीति में आ गया और राजनीतिक नेताओं को चाय पिलाने लग गया। लेकिन उसे केवल इतने से संतोष नहीं होना चाहिए, उसे स्वयं मिनिस्टर बनना चाहिए, जिसके लिए मैं 50,000 रुपयों का व्यवस्था करता हूँ ताकि अब अगला चुनाव लड़ सके। अपनी मक्कारी, छल कपट और गुंडागर्दी के बल पर ही विपत्ति अपने प्रदेश का ही नहीं भारत वर्ष का बहुत बड़ा नेता बन सके। चाचा जी, आपने ये जो लांछन लगाया मेरे चरित्र पर, सरासर अपने भ्रम के कारण, लेकिन मैं आपके आदेशों का पालन जरूर करूंगा। 10वां अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है। मैं चूड़ामणि मिश्र
अपने भतीजे लोकपति मिश्र का आदर करता हूं। विनम्र, शिष्ट, अध्यवसायी और पंडित अपने अधिक परिश्रम और अपनी योग्यता के बल पर ही वह संस्कृत महाविद्यालय का आचार्य बन सका। मैं अपनी समस्त पुस्तकें उसे देता हूं, जिससे वह मेरे मकान के नीचे वाले खंड में एक अच्छा सा पुस्तकालय स्थापित कर सके। अरे खुश हुए बच्चों। जी माता जी। ग्यारहवां अनुच्छेद कौशलप्पा तेरे बारे में। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने सेवक कौशलप्पा से बहुत संतुष्ट हूं, जो 20 वर्ष पहले मुझे मिला था। ये मेरे अंत समय तक बड़ी लगन और बड़ी भक्ति के साथ मेरी सेवा करता रहा। भोजन ये मेरे यहाँ करता था, वस्त्र ये मेरे पहनता था, लेकिन यह पूरी की पूरी अपनी तनख्वाह अपनी प्रेमिका घुमड़ी को भेज देता था। तो मैं आदेश देता हूँ कि मेरे समस्त वस्त्र और भंडार घर में जितना भी अनाज, खीर, चीनी है, वह सब कौशलप्पा को दे दिया जाए और मेरी ओर से 100 रुपए देकर इसे विदा कर दिया जाए। अरे अंजन नॉर्मल चेक कुछ है हाँ? बाबूजी आपने मेरे को तनख्वाह का चेक दिया था ना। देखो माता मेरे पास ये अभी भी है। अनंत चेक ले ना बैंक पर रिपोर्ट करूंगा, बैंक के लिए हैं? लेकिन ये चेक पर जिस बैंक का नाम लिखा है वो बैंक ही नहीं था। वहां सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ बैंक बनेगा, पर कब बनेगा ये नहीं लिखा था। हाँ वो सब ठीक है। ये बता भंडार घर में क्या वो मोटे ऐसे मोटे चाकरा पर तो चाकरा पर कुछ पर गिर गए। अरे ये सब क्या भरवा दिया रसोई घर में? अरे नहीं, एक बोरा चावल, एक बोरा गेहूं, 5 किलो चिकन, 25 किलो गुड़, 2 किलो सब्जियां, 2 किलो दाल, मूंग की दाल, मसूर दाल, पीली दाल, लाल दाल और बाकी दाल। 6375 पैसा ये भी गया वसीयत से। हाँ वो सब रख ले। और कौशलप्पा उस चेक के बारे में किसी को बताना नहीं। नहीं है। गए ना अभी, हो गया, अभी क्या है? आपके पिता है? अरे हो गया ना, पिता थे, मैं नहीं अभी रात करेंगे। के साथ चलिए। वो जोशी जी हो गया, वो बाद में हम मिलके करेंगे। अभी आगे की आप वसीयत का शेषांश पढ़िए ना। 12वां अनुच्छेद। 12वां अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने चल अचल संपत्ति का स्वामी हूं। मैं अपने दोनों पुत्रों लालमणि और नीलमणि को अपनी विरासत से 50-50 लाख रुपए सॉरी मजाक कर रहा 25-25 लाख मजाक कर रहा था। तो कितना लिखा है ये बताइए ना। 5.5 लाख 11,000। और उन्होंने एक फुटनोट छोड़ा है जो मेरे बारे में आप सब कहे तो मैं वो भी पढ़ सकता हूँ। हाँ पढ़िए। मेरे परम शिष्य जनार्दन जोशी, तुम्हारा उत्तरदायित्व केवल इस वसीयत को मेरे परिवार वालों को सुनाना होगा। तुम हमेशा भावनात्मक प्राणी रहे हो। तुम्हें भौतिक दर्शन पर विश्वास नहीं रहा, ना तुमने सारील पढ़ा ना चारवाक का दर्शन पढ़ा। एकमात्र वेदांत के तुम पंडित रहे। मुझे तुमसे कभी कभी ईर्ष्या होने लगती है कि कितना संतोष है तुम्हें, तुम्हारे मन में कितनी शांति है। मैं तुम्हें अंतिम उपकार के रूप में अपना परम प्रिय तोता गंगा राम भेंट करता हूँ। लीजिए।
लंका से 80 घाट अधिक दूर नहीं, जहां मेरा मकान था। मैं पिंजरे को हाथ में लिए चल पड़ा। उस समय मेरे मन में परम संतोष था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आचार्य इतने स्थिर बुद्धि के आदमी होंगे। उसी समय मुझे एक आवाज सुनाई दिया, तुम बुद्धू हो। मैं चौंक गया। मुझे अनुभव हुआ कि यह आवाज इस पिंजरे से आ रही है। यह सुनकर मेरे विचारों ने पलटा खाया। आचार्य ने अपनी धन संपत्ति उन लोगों के नाम कर दी जिन्हें वो पसंद भी नहीं करते थे, सख्त नफरत करते थे। और मेरे लिए फूटी कौड़ी की व्यवस्था ना की। उसी समय मुझे एक आवाज सुनाई दी, मैं पंडित हूं। बिल्कुल साफ आवाज, मानो चूड़ामणि स्वयं मुझे बोल रही। सामने गंगा जी लहरा रही थी। मैंने कहा, हाँ, आप पंडित हो, थे और हमेशा ही रहो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं बुद्धू हूं यह मानने से मैं इनकार करता हूं। हे गंगाराम, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं।